सर वो अपने अंदाज में ना आप स्टार्ट नहीं करते, जो मजा नहीं आता है। तो मैं आज अपने उसी अंदाज में स्टार्ट कर, तो बच्चों तो वेलकम ऑल मेरे टॉपर्स के गैंग। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो चलिए आज का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले टॉपिक से पहले कनेक्शन शो करूंगा। कनेक्शन, तो आपको याद है हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पे, ये तो खैर ये फिजिक्स का एक पार्ट है, लेकिन इसके अंदर पे पहला चीज हमने पढ़ा था, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था चार्जेस एंड फील्ड। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो क्या था? चार्जेस एवं आवेश एवं क्षेत्र, आवेश एवं क्षेत्र यानी चार्जेस एंड फील्ड। और सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी विभवांतर और धारिता, है ना। और अब जो तीसरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे वो सेकंड यूनिट रहेगा। ये क्या था? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत या फिर स्थिर विद्युत की, है ना। अब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो भैया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? नहीं, स्थिर नहीं, अब क्या होगा? गतिकी। यानी अब जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो विद्युत या फिर आवेश गतिकी। यानी पहले आवेश जो स्थिर अवस्था में था, अब क्या होगा? आवेश गतिमान हो जाएगा। यानी पहले चार्जेस रेस्ट कंडीशन में था, अब चार्जेस डायनेमिक स्टेट पे आ जाएगा। और इसके अंदर पे जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। चलिए मैं अब आप लोग को कनेक्शन शो करता हूं कि विद्युत धारा जो है ये कनेक्शन कैसे होगा पहले के चैप्टर से। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कितने लोग फाइनली जुड़ गए। चलिए बहुत बढ़िया, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए था जुड़ने का। तो चलिए पहला चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, यहां पर हमने क्या पढ़ा है? तो यहां पर हमने पढ़ा है, रेड पेन से मार्किंग करेंगे। यहां पर हमने क्या पढ़ा है? यहां पर हमने सिर्फ चार्जेस यानी आवेश के बारे में पढ़ा है। चार्जेस क्या होता है, चार्जेस कैसे होते हैं, है ना। और चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन कैसे लगता है ना, क्या वैल्यू होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का जब दो चार्जेस रेस्ट कंडीशन पे होता है। हिंदी में मतलब कि आवेश क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और जब दो आवेश एक दूसरे के आसपास स्थिर अवस्था में रखा है तो उन आवेशों के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वो जो बल बोल रहा हूं उसका क्या मान होगा, यहां पर पढ़े। उसके बाद में हमने ये भी जाना कि एक चार्ज, एक आवेश, इसके चारों ओर का जो जगह है, कुछ एरिया पे अगर कोई दूसरे चार्ज को ला के रखूं तो उस दूसरे वाले चार्ज को अट्रैक्शन, आकर्षण या फिर रिपल्सन, प्रतिकर्षण महसूस होगा। तो ये पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? चार्जेस का पहला प्रॉपर्टी गुण पढ़ा था। अब ये चार्जेस का दूसरा प्रॉपर्टी यानी गुण पढ़ेंगे, है ना। और दूसरा प्रॉपर्टी वाला गुण क्या है कि भैया
जहां पर चार्जेस प्रेजेंट है, जहां पर भी चार्जेस प्रेजेंट है, वहां पर चार्जेस के प्रेजेंट होने के कारण कितनी एनर्जी है, ये क्या है, पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, रुकी हुई अवस्था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो यहां तक के पहला चैप्टर, पहला यूनिट तक के हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन पे होता है, स्थिर अवस्था पे होता है, तो वो कैसा, किस तरह का बिहेवियर शो करता है, वरना क्या कैसा कर सकता है। आया समझ में बच्चों? तो ये पहला यूनिट था, ये पहला पार्ट था। आज हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने बार बार ऊपर वाले बॉक्स में ये बोलने की कोशिश किया है, क्या बोलने की कोशिश किया है कि भैया चार्जेस, आवेश जब रुका हुआ रहता है तो क्या होता है। अब यहां से अब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, जब चार्जेस चलना शुरू होगा तो क्या होगा, जब चार्जेस चलना शुरू होगा तब क्या होगा। तो देखें क्या, जब चार्जेस चलना शुरू होगा तब क्या होगा, चलो देखते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं, बहुत स्लो जुड़ रहे हैं स्कूल्स, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन चाहेंगे कि थोड़ा सा स्पीड में स्कूल जुड़े। ओके, तो यहां पर से अब हम लोग क्या देखना स्टार्ट करेंगे, क्या बोलना स्टार्ट करेंगे कि भैया चार्जेस जो है वो मोशन पे है, आवेश जो है वो गतिमान है। और इसी के अंदर सबसे पहला चीज हमने पढ़ने वाले, जो पहला यानी कि थर्ड चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, पहला चैप्टर और पूरे 12th के बुक में थर्ड चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा। जब आवेश बहना शुरू करता है तो उस आवेश के कारण से विद्युत धारा शुरू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और मैं आपको ले चलता हूं सीधा उस पीपीटी पे जिसके माध्यम से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, पहला टॉपिक जो मैं इस चैप्टर पे स्टार्ट करने जा रहा हूं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला टॉपिक जो मैं आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। शायद आप लोग को पता हो कि ये जो बीच के एकदम छोटा सा पार्ट है ना, ये जो बीच के एकदम छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ये छोटे से पार्ट को हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस और हिंदी में नाभिक बोलते हैं। आया क्या समझ में? इस छोटे से पार्ट को हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस और हिंदी में नाभिक बोलते हैं। और इसके चारों ओर ये जो गोल घूम रहा है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो है ना, अगर ये मान लो न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भी घूमते रहते हैं, ऐसे भी घूमते रहते हैं, और ऐसे भी। अब मेरा हाथ है, मैं तो इससे आर पार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऐसा भी घूमते रहते हैं। हर तरह से इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते रहते हैं। आया क्या समझ में? अब कुछ जानने वाला चीज, जानने वाला क्या चीज है यार? तो जानने वाला कुछ ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। कलर चेंज कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपने फेवरेट व्हाइट कलर पे, ठीक है। जानने वाली बात क्या है कि जब ये पूरा सिस्टम पैदा होता है ना, ये पूरा सिस्टम एग्जिस्टेंस पे आता है, पैदा होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा और प्रोटॉन की मात्रा, ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ क्या? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बराबर है तो ये नॉर्मल कंडीशन पे है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि हमारे पास में जो है ना,
हमारा जो सेंटर है, कौन सा सेंटर, ये सेंटर, ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इस न्यूक्लियस में ना बच्चों, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भरे होते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या भरे होते हैं, प्रोटॉन्स। लेकिन एक चीज सोचो, हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि हर जगह प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, मतलब कि एक जैसा चार्ज रहा तो क्या होगा, जब एक जैसा चार्ज रहेगा बच्चों तो एक दिक्कत होगा, सब एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करेंगे और एक दूसरे को बाहर भगा देंगे। आया क्या समझ में? तो इनको रोक के रखने वाला कोई चीज चाहिए, और इस कारण से इसमें एक और चीज प्रेजेंट होता है और उसे बोला जाता है न्यूट्रॉन्स, है ना। ये चीज अभी बोलो, इसको मैं एकदम परफेक्ट नेमिंग करने वाला हूं, पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। और इसके चारों ओर ये गोल गोल घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आते हैं और बात करते हैं हम इन चार्जेस की। तो ध्यान से देखो, बीच में जो पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे वर्ड से बुलाते हैं, उसके चारों ओर जो गोल घूमते रहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसा मेंटेन रहता है कि इन दोनों का नंबर, इन दोनों का मात्रा जो है वो बराबर होता है। हाँ भाई, ये तो बराबर रहता है, तो फिर क्या, तो फिर देखो, तो फिर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा और प्रोटॉन का मात्रा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मान लेते हैं कि जब कोई एटम पैदा हुआ तो उसके अंदर पे 5 इलेक्ट्रॉन और साथ में ही 5 प्रोटॉन था। आया क्या समझ में? 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन था। ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन था। तो क्या हुआ, तो हुआ कुछ ऐसा कि 5 इलेक्ट्रॉन के होने के कारण इसके अंदर पे चार्ज जो था 5 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, और प्लस 5 प्रोटॉन होने के कारण से 5 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ध्यान से देखोगे तो सेम वैल्यू माइनस में और सेम वैल्यू प्लस में, जिस कारण से इसके अंदर पे टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। आया क्या समझ में? तो मेरा जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आवेश, विद्युत धारा, चार्जेस, सारे चीज जो स्टार्ट होता है वो जस्ट इसके बाद में स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले 2 से 3 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं बच्चों। ये बॉटल मेरा गलती से आगे रख गया था, जिसे लेने के लिए मैंने, चलो फिर ध्यान दोगे, 10:30 हो गए हैं। तो इसके जस्ट बाद मेरा ये कंसेप्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि फिजिक्स का पूरा आधा पार्ट स्टार्ट होता है। कैसे, वो मैं आप लोग को बताऊंगा अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक ये कहता है कि भैया मेरे पास में टोटल चार्ज कितना था, मेरे पास में टोटल चार्ज था 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, और यहां तक के जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था Q इक्वल्स टू 0 का। मैंने क्या बोला, अब जो भी स्टार्ट होगा इसके बाद में स्टार्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है इसके बाद में पैदा होगा। और बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम वरना ज्यादा हुआ या फिर प्रोटॉन कम वरना ज्यादा हुआ, वैसे ही यहां पर वैसे ही यहां पर पूरे हमारे चैप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिए हैं। एक बार देख लेते हैं एक लास्ट कि कितने लोग हमसे आके जुड़ गए हैं।
ओके, तो ध्यान दोगे, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम हुआ क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, मतलब कि टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, -4 प्लस 5। ये देखो यहां पर से इतना कॉमन लिए और यहां पर से ये कॉमन लिए, तो यहां पर से क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, और यहां पर से क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो -1 इंटू 4 -4 और +1 इंटू 5 +5, और इस तरह से लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ इस तरह से कोई भी पदार्थ, कुछ इस तरह से कोई भी मटेरियल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में? और अब पैदा हो चुका है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, ठीक है, अब सारी चीजें पैदा हो चुका है, सारी चीजें शुरू हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कम वरना ज्यादा होता है, तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रॉन वरना प्रोटॉन की लेन और देन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिया जा सकता है और दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलो। तो पहला जो तरीका है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन, इंग्लिश में, और हिंदी में चालकन। सेकंड जो है, सेकंड का मुझे हिंदी में नाम याद नहीं है, हाँ लेकिन इंग्लिश में जरूर याद है। और सेकंड जो है बच्चों उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। बच्चों कंफ्यूज मत हो ना, वो इंडक्शन कुकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, पता चला कि घर जाके इंडक्शन कुकर में प्रैक्टिकल भी कर डाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब शायद आप लोग तो 11वीं में पढ़ चुके होंगे, घर्षण। क्लियर हुआ क्या? पहला क्या है, कंडक्शन है, दूसरा क्या है, इंडक्शन है, तीसरा क्या है, फ्रिक्शन है। क्लियर हुआ क्या सबको? अच्छा, होता क्या चीज है, तो बच्चों आप जिस हॉल पे वरना जिस रूम में बैठे होगे एक बार नजर घुमा के देखो, हमारा सॉकेट से, सॉकेट पता है ना किसे बोलते हैं, हमारे जो स्विच बोर्ड होता है उसमें एक ऐसा बॉक्स रहता है जिसके अंदर पे ऐसा 5 छेद रहता है, इसको सॉकेट बोला जाता है, और उसके बाजू में जो बटन होते हैं उसको स्विच और इसको सॉकेट कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑन ऑफ करते और यहां पर से सारी चीजें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, बहता है। अब मान लो कि यहां पर कोई बल्ब है, तो आपको पता है कि हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ये एक कंडक्टर वरना एक चालक से कनेक्ट करते हैं, ऐसा। आया क्या समझ में? एक कंडक्टर वरना एक चालक से कनेक्ट करते हैं। तो सुन लो बच्चों, जब भी आवेश, जब भी आवेशन यानी जब भी इलेक्ट्रीफाई जो करना है, मतलब कि किसी एटम को जो चार्ज करना है, वो चार्ज करने का प्रोसेस किसी कंडक्टर के हेल्प से होता है। जब भी किसी मटेरियल को चार्ज करने का प्रोसेस किसी चालक के सहायता से होता है, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्शन और हिंदी में बोलते हैं चालकन। सबको क्लियर हुआ? तो होप ये चीज क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, मतलब कि जब किसी वायर वरना किसी कंडक्टर वरना किसी चालक के थ्रू करंट का फ्लो बहाव कराया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। होप आप लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से टीचर्स प्लीज मैसेज करते जाइए, एक नया चैप्टर है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज मैसेज रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो टीचर्स प्लीज मैसेज करते रहिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉरी, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम लोग इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, तो आप लोग अपने बुक में एक डायग्राम देखे होंगे, एक फोटो देखे होंगे, ये ऐसा, ये क्या है, ये है एक, इसको, ये है एक कंडक्टर यानी चालक, एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करवा सकता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कंडक्टर और हिंदी में चालक। और उसके नीचे पे रबड़ का पैड लगाकर नीचे ऐसे प्लास्टिक के ऊपर अगर हम लोग लटका देते हैं, रख देते हैं, मान लेते हैं कि इस मटेरियल के अंदर पे जो चार्ज है, इस मटेरियल के अंदर पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल चार्ज है, यानी एक प्लस और उसी के साथ में एक माइनस है, एक प्लस उसी के साथ में फिर माइनस है, फिर प्लस फिर उसके साथ में माइनस है, फिर प्लस फिर उसके साथ में माइनस है, तो ये प्लस माइनस एक साथ में, ऐसा मान लेते हैं। आया क्या समझ में? अब अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं ये करता हूं कि यहां पे एक ऐसे चार्ज वाला कोई मटेरियल लाता हूं तो क्या होगा, तो भैया होगा कुछ ऐसा कि ये जो प्लस और माइनस जो है ना, इसके अगर ये प्लस है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इस साइड इस प्लस और माइनस का जो पेयर है उससे माइनस इधर आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। हाँ ऐसा ही होगा। क्यों, कोई मुझे बताएगा क्या, जल्दी से बताओ तो बच्चों, ऐसा क्यों होगा? टीचर्स प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, क्या बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, उसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो बताओ ऐसा क्यों होगा यार, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ऐसा क्यों होगा? कोई भी, ऐसा क्यों होगा? मैं वेट कर रहा हूं। सॉरी, मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूं कि आप लोग बताओ कि ऐसा क्यों होगा। हाँ भाई ऐसा क्यों होगा, जल्दी से बताओ मुझे, मेरा पूरा नजर है मैसेज पर, कि आप लोग मुझे मैसेज करके बताओ कि ऐसा क्यों होगा। बस आप ही लोग का वेट कर रहा हूं, मुझे अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। जल्दी, जल्दी बच्चों मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होगा। चलो मैं ही बता देता हूं यार, मुझे रिप्लाई नहीं आया। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि भैया एक जैसा आवेश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मार पीट के एक दूसरे को दूर कर देते हैं, यानी एक जैसा आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब पॉजिटिव पास आएगा तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ बैठा है उसके पॉजिटिव को दूर भगा देगा और नेगेटिव को अपने पास बुला लेगा। आया समझ में?
तो इस तरह से बिना किसी कनेक्शन के जब चार्जेस यानी आवेश का फ्लो करवाया जाता है, बहाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। आया क्या समझ में? चलिए एक चीज पूछना चाहूंगा बच्चों, ठंड कैसा है आपके कांकेर में? अब मैं आउट ऑफ द सिलेबस बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल यहां पर जरूरत है तो मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन का। और आप लोग जनरली देखे होंगे ठंड के टाइम में जब हम लोग कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं और जब कंबल के अंदर ऐसा हाथ इस तरह से हाथ स्लाइड करते हैं तो हमें स्पार्क दिखता है। हमें क्या दिखता है? स्पार्क दिखता है, यानी घर्षण। यानी जब एक दो बॉडी, दो सरफेस, दो सतह आपस में जब रगड़ाता है, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का वरना प्रोटॉन का अदली और बदली होता है। आया समझ में? और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो होप आपको यह भी चीज समझ में आया होगा कि किसको फ्रिक्शन, किसको घर्षण, सारे चीज किसको क्या बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के बाद में ये चैप्टर स्टार्ट होता है और मैं अब इस चैप्टर का डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी वरना विद्युत धारा क्या होगा? कोई भी? इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत धारा क्या होगा? हाँ भाई, तो ये तो रियल में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये रियल में है ही नहीं। ये वैसे ही है जैसे इस दुनिया में भूत है। आपको पता है भूत? किसी ने देखा है भूत को? किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ बोलते भूत है, वैसा होता है, ऐसा होता है। चलिए ध्यान देते कैसा होता है, ठीक है। तो अब आपको मैं कुछ चीज बता रहा हूं, मैं आप लोग इसको देखे हो क्या बच्चों? देख ही लिए होगे, और नहीं देखोगे अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं ड्यूरासेल। हाँ, अगर मैं इससे बल्ब को कनेक्ट करूं तो क्या होगा? तो ये बल्ब क्या करेगा? जलने लग जाएगा। जैसे ही एक एक बल्ब को सेल, बैटरी, कोई भी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस का फ्लो करवाते हैं, आवेश का बहाव करवाते हैं, ये बल्ब क्या होने लग जाएगा? जलने लग जाएगा। आया क्या समझ में? मैंने क्या बोला एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका डेफिनेशन यहीं से है, ठीक है। मैं जैसे ही किसी चार्जेस का फ्लो करवाता हूं, ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, एक सेकंड में कितने चार्ज, कितने आवेश बह रहे हैं, या फिर किसी दिए गए समय में in given time how many charges are flowing, this measurement is called electric current। यानी कि दिए गए समय पर कितने आवेश बह रहे हैं, कितने आवेश बह रहे हैं, इस माप को क्या बोला जाता है? इस माप को बोला जाता है विद्युत धारा, जिसे हम लोग आई से शो करते हैं। जिसको हम लोग किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। तो क्लियर हुआ क्या आप लोगों को बच्चों? होप समझ में आया होगा, ठीक है। चार्ज क्यू का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, और टाइम टी का यूनिट होता है वो होता है सेकंड। क्लियर है क्या? करंट आई का जो यूनिट होता, चार्ज क्यू का जो यूनिट होता है कूलम, और टाइम टी का जो यूनिट होता है सेकंड, और इसी को हम लोग शॉर्ट में, कूलम पर सेकंड को शॉर्ट में हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो शॉर्टकट में जब लिखेंगे बच्चों तो सिर्फ कैपिटल ए लिखेंगे, और लॉन्ग कट में लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे हम लोग। भैया हम क्लास 11th में एसआई यूनिट को लिखने का तरीका भी पढ़े हैं।
है ना? क्या पढ़े हैं कि भैया जब किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, तो उसको कैपिटल में लिखते हैं पहला लेटर, और उसके फुल फॉर्म को जो पूरा का पूरा स्मॉल में लिखते हैं, जैसे कि जूल, जैसे कि वाट। आया क्या समझ में? ओके, तो होप आप लोग को ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये समझ में आया होगा। किसी चार्ज के, अब चार्ज ना बोल के मैं एक और अच्छा लेबल इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसे स्पीसीज जो किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कर देता है ना? एक एटम के अंदर का वो पार्ट जो किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी को क्या कर देता है? इलेक्ट्रीफाई कर देता है, उसके फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है तो ये आप लोग को इस टॉपिक पे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि करंट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहली बात, करंट को अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो, करंट के आप टाइप्स बता रहे हो, करंट के धारा के प्रकार बता रहे हो, तो किस बेस पे बता रहे हो ये भी बताना जरूरी है। आया क्या समझ में? किस बेस पे बता रहे हो वो बताना जरूरी है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के प्रोसेसर को कैसे बताते हैं? i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7 जितने भी आते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये जनरेशन है। अरे समझो बच्चों, मैंने इतने सारे प्रोसेसर को कैसे क्लासिफाई कर दिया? मैंने जनरेशन के बेस में कि पहले ये आया, फिर दूसरा ये आया, फिर तीसरा ये आया, फिर चौथा ये आया, इस टाइप से, है ना? किस सीरीज में आया। उसी तरह से यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स देखोगे तो किस बेस में देखोगे ये भी देख लो। तो सबसे पहला जो आप जो देखोगे, है ना, जिसके बेस पे देखोगे वो देखोगे चार्जेस के बेस पे, यानी हिंदी पे आवेश के बेस पे। क्लियर हुआ क्या? हमारे पास कितने तरह के चार्ज होते हैं बच्चों? हमारे पास जनरली दो तरह के चार्ज होते हैं। तीसरा न्यूट्रल होता है बच्चों, उसको जनरली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? तो पहले तरह के चार्ज जो होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे तरह का जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है प्रोटॉन। आया क्या समझ में? पहले तरह का जो चार्ज होता है बच्चों वो है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे तरह के चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसी को विद्युत धारा के नाम से पढ़ते हैं। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ना, ये इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? अब प्रोटॉन के कारण जो करंट बहता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। हम लोग अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ते हैं, प्रोटॉन्स को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत सारे टेक्निकल चीजें, मैं अभी उतना ज्यादा नहीं जाऊंगा। इन शॉर्ट आप लोग को बता देता हूं कि इसके कारण जो बहने वाले जो करंट है एकदम ना के बराबर है। हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहने वाले करंट को पढ़ेंगे। एक और कारण होता है कि रियल में प्रोटॉन बहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रोटॉन भी बह रहा है। देखो कैसे, ये मान लो कि ये एक प्रोटॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और आगे जगह खाली है, ठीक है? मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि इस इलेक्ट्रॉन को आगे लेके गया, ठीक है? तो यहां पर क्या बच जाएगा बच्चों? सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाएगा। यहां पर एक पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर इधर चले गया। तो पहले यहां खाली था, तो उसके बाद में कहां पर खाली हो गया था? यहां पर, और उसके बाद में कहां पर खाली हो गया? यहां पर। ये देखो,
तो देखो पहले यहां पर खाली था इलेक्ट्रॉन का जगह, अब यहां पर से खाली होकर कहां पर खाली हुआ, यहां पर खाली हो गया प्रोटॉन का जगह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जगह तो प्रोटॉन बच गया। फिर यहां पर से एक कदम और आगे बढ़ गया, तो मुझे क्या लग रहा है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण से प्रोटॉन पीछे की ओर बह रहा है। जब प्रोटॉन पीछे की ओर बह रहा है तो फिर इसके कारण से भी एक करंट फ्लो होगा। आया क्या समझ में? तो इसी कारण से हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ नेगेटिव चार्ज के कारण करंट को पढ़ते हैं। सबको क्लियर हुआ क्या बच्चों? होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और टॉपिक वरना एक और टाइप देखते हैं। दूसरा जो टाइप बता रहा हूं ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी चल के इस्तेमाल होगा। ठीक है, दूसरा चीज ये है ना, इससे पहले ना एक चीज आपको याद दिला दूं, इंग्लिश में ना एक कहावत है वरना एक लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हिंदी में ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है बच्चों? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आया क्या समझ में? होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो उसी के बेस पे एनर्जी के बेस में भी दो टाइप हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा आई यानी करंट के डायरेक्शन, धारा के दिशा के बेस में भी हम लोग दो तरह के पढ़ते हैं, यानी ये दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कैसा है उसको अभी देखते हैं। इन दोनों के बेस में बच्चों दो तरह के करंट हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना। पहले तरह के करंट को हम लोग बोलते एसी, एसी को इंग्लिश में बोलते अल्टरनेटिंग करंट और हिंदी में बोलते प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरे तरह के हम लोग बोलते हैं डीसी। डीसी, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, या फिर हिंदी में बोलूं तो दिष्ट धारा, दिष्टकारी धारा। तो ये होता क्या चीज है यार, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं एनर्जी के बेस में कि ये क्या होता है। जब गतिज ऊर्जा, जब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जब गतिज ऊर्जा है ना विद्युत धारा में परिवर्तित होता है, स्थानांतरित होता है, रूपांतरित होता है, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहो, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो जब व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस केस में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग एसी बोलते हैं। ये कैसे होता है? तो भैया आप लोगों जनरेटर तो पढ़ ही लिए होंगे, ऐसा जब यहां पर से ऐसा पानी बहता है, ठीक है, तो जब इसके पंखे में टकराता है तो ये पंखा गोल घूमने लग जाता है, और जब पंखा गोल घूमेगा तो पीछे आर्मेचर का पूरा सेटअप होता है जहां पर से करंट फ्लो होने लग जाता है। इसके अंदर नहीं जा रहा हूं, एक चैप्टर है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें यही सब पढ़ेंगे। हाँ, तो इस टाइम पे ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन के कारण इधर से करंट बह रहा है, इस कारण से क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट होगा, जब गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा पे कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा उसको एसी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। या फिर इस डायरेक्शन के बेस में बताऊं तो जब किसी ग्राफ में हम लोग करंट आई या फिर पोटेंशियल डिफरेंस V, हिंदी में बोलूं तो धारा I या फिर विभवांतर V का समय के सापेक्ष में वरना कला के सापेक्ष में, टाइम के रिस्पेक्ट में वरना फेज के रिस्पेक्ट में जब ग्राफ बनाएंगे तो अपर हाफ भी मिलेगा, लोअर हाफ भी मिलेगा। इस तरह के ग्राफ जिस करंट के लिए होता है उसको हम लोग एसी करंट कहते हैं।
होप कि आपको समझ में आया होगा कि एसी करंट किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं डीसी का। ये पीसी टाइप का दिख रहा है, तो पीसी मत लिखिएगा बच्चों, ये डीसी है। चलिए बात करते हैं, तो जब कभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट होता है, जब कभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट होता है, तो इस तरह के करंट के फ्लो को हम लोग डीसी डायरेक्ट करंट कहते हैं। जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा पे परिवर्तित होता है, तो बहने वाले धारा को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। चलिए, तो मैंने आपको एनर्जी के फॉर्म पे बताया, डायरेक्शन के फॉर्म पे भी बता देते हैं। अगर मैं फिर से अगर ग्राफ बनाता हूं किसका, आई और वी का, शायद आप लोग समझ गए होंगे आई और वी किसे बोलते हैं। आई मतलब कि करंट, धारा, और वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तब सिर्फ पॉजिटिव हाफ ग्राफ बनेगा। आया क्या समझ में? तब पॉजिटिव हाफ ग्राफ बनेगा, और इस केस को हम लोग डीसी कहते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का तो एकदम से मुझे जवाब चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल जवाब चाहिए। टीचर्स मुझे बिल्कुल रिप्लाई आप लोग कीजिएगा कि बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। बच्चों, मैं देख रहा हूं, मैं आप कमेंट है ना, तो बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग घर पे जो सेल का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग घर पे जो सेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिस सेल का इस्तेमाल करते हैं उस सेल से एसी करंट बहता है कि डीसी करंट बहता है। मैं आप लोग को बिल्कुल 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 10:55 हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के रिप्लाई का, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के रिप्लाई का, जल्दी से कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और टीचर्स मुझे प्लीज बताइएगा कि बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं। बच्चों बताओ, सेल से कौन सा करंट बहता है? सेल से एसी है कि डीसी है? बहुत बढ़िया मैडम, आपके यहाँ बच्चे रियल में, आपके यहाँ रियल में बच्चे जो बहुत आगे, मुझे बिल्कुल लगता है झरना मैडम हमेशा आगे रहती हैं, और बच्चे भी मेरे हिसाब से मैडम के साथ में आगे रहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई ये बच्चे तो, हाँ बिल्कुल ऐसा वाला। तो बिल्कुल आंसर मिल चुका है हमें। ठीक है, सेल से वरना बैटरी से जो है, ठीक है, सेल वरना बैटरी के अंदर पे क्या रहता है? सेल की बात करें तो उसके अंदर पे कार्बन रहता है, और बैटरी की बात करें तो उसमें कार्बन प्लेट रहता है और उसके साथ में कुछ एसिड्स रहते हैं, वरना कुछ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम, पिछले को 2 चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो रहता है। तो भाई वो तो केमिकल एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी है तो जो चीज केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण से करंट फ्लो करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। सबको क्लियर हुआ क्या ये चीज? तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इन द सेंस कि आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल विभव। अच्छा, एक चीज सोचना बच्चों, इसका भी जवाब चाहिए। ठीक है, एक चीज सोचना, मैं फॉर्मूला भी दे दे रहा हूं। अगर जमीन से, अगर h ऊंचाई पर, h हाइट पर अगर कोई बॉल को ला कर रख दिया जाता है, तो उस बॉल के अंदर पे एक तरह का एनर्जी आ जाता है जिसका फॉर्मूला होता है mgh। आया क्या? हाँ भाई आया।
तो मुझे बता सकते हो अगर इसी जमीन से 2h के हाइट पर 2h के हाइट पर किसी बॉल को लाकर रख दूं तो उस बॉल के अंदर पे कितना एनर्जी आ जाएगा? शायद समझ चुके होंगे मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं। मैं इंग्लिश में इस तरह की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी और हिंदी में इस तरह के ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, है ना। तो सॉरी मैंने ये mgh लिख दिया, ठीक है, ये mgh नहीं होगा। तो मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा। जल्दी से बताइए। बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया, मुझे तो कुछ लोग पर्सनल मैसेज कर दे रहे हैं यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग फुल स्पीड में आप लोग बता रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो सर हमने h की जगह पे 2h डाला, तो यहां पर भी जब 2h डाल देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2mgh। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी, ऊर्जा एब्सोल्यूट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, है ना, रिलेटिव, सापेक्षीय होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो हम कभी भी एनर्जी को जब नापते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो हम लोग कोई एक जीरो पॉइंट ले लेते हैं और उसके बाद एनर्जी को नापना स्टार्ट करते हैं। आया समझ में? सेम वही चीज यहां पर भी होने वाला। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा सेल वरना बैटरी पे इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या भरा हुआ रहता है? पूरा यहाँ पे भरा हुआ रहता है प्रोटॉन्स, और इधर क्या भरा हुआ रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो पोटेंशियल क्या है बच्चों? पोटेंशियल किसी भी चीज के प्रेजेंट होने के कारण एनर्जी है। और जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की बात करूंगा, तो चार्जेस के कारण, कहीं पर चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण जो एनर्जी होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखने वाले कितने टाइप के होते हैं। तो भाई आप लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पहले तरह का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे तरह का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। आया क्या समझ में? तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल, जो विभव है ना जनरेट होता है, वो होता है प्लस वी। तो पहले टाइप का जो पोटेंशियल और पहले टाइप का जो विभव है वो कैसा है? धनात्मक विभव या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल। और दूसरे तरह का जो इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है वो होता है नेगेटिव पोटेंशियल या फिर ऋणात्मक विभव। आया क्या समझ में? होप कि आपको आया होगा समझ में। और जब ये पोटेंशियल का डिफरेंस, ये विभव का अंतर होता है, तब आता है हमारा विभवांतर। और यहां पर से जो है हमारा चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट होता है, आवेश बहना शुरू होता है। आया क्या समझ में? तो चलिए देखते हैं कि ये चार्जेस फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। इस ग्राफिक को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। ओके, हम लोग और आगे थे क्या? हाँ भाई और आगे थे, और आगे हो, और आगे, और भी आगे। हाँ भाई, हाँ अभी देखना शुरू नहीं करोगे, पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने 2 बाल्टी लिया एकदम सेम टू सेम, और दोनों बाल्टी को मैंने क्या किया, दोनों बाल्टी में एकदम बराबर हाइट तक के पानी भर दिया और एक ही हाइट पर, एक ही ऊंचाई पर रख दिया। ये लो, क्या लगता है
अगर मैं इन दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दूंगा, मैं जब सेम हाइट पे रहेगा, है ना, ये सेम हाइट पे पाइप से कनेक्ट कर दूंगा, तो जब एक बाल्टी सेम हाइट पर, सेम टू सेम बाल्टी सेम हाइट पे रखा हुआ है और दोनों में बराबर पानी भरा हुआ है, तो उस केस में क्या एक बाल्टी से, किसी भी एक बाल्टी से दूसरे एक बाल्टी पे पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? प्रैक्टिकल करके देखना। लेकिन बस घर में जाके अपने घर के बाल्टी में छेद मत कर देना बच्चों, वरना घर वाले जो है ना सलमान खान बन जाएंगे, धो डालेंगे। क्यों नहीं होगा? तो भैया इसका कारण यह है कि, आजा भाई नीचे, आ गया, ये देखो, जब सेम हाइट तक के पानी भरा रहेगा, जब दोनों बाल्टी में सेम हाइट तक के पानी भरा रहेगा, तो दोनों के अंदर संरक्षित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी, mgh, संरक्षित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी mgh, है ना, संरक्षित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी जो कि mgh है, दोनों में बराबर रहेगा। और जब दोनों में एनर्जी बराबर है तो काहे के लिए करंट फ्लो होगा भाई? लेकिन जैसे ही एक बाल्टी को ऊपर उठा दिया, उसके अंदर पे H की वैल्यू बढ़ गया, और H की वैल्यू बढ़ गया तो U इक्वल्स टू mgh की वैल्यू भी बढ़ जाएगा, और U बराबर mgh की वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो एक में एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और एक में एनर्जी कम हो जाएगा। और हमारा नेचर का क्या रूल है कि ज्यादा एनर्जी वाले से एनर्जी कम एनर्जी वाले की ओर बह लेता है, और इस तरह से क्या होने लग जाएगा? चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। कैसे? देखते हैं। देखते हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि, सॉरी हमने सिलेक्ट नहीं किया, मैं ऐसा कहता हूं, ध्यान देना, कि ये बैटरी है, वन सेल है, मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां से बल्ब कनेक्टेड है। जब यहां पर से इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन पे बहेगा? जब यहां पर और यहां पर इन विभवांतर इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, मान लो कि ये -3 है और ये +3 है, तो हो गया ना भैया, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, विभव का अंतर। और जब पोटेंशियल का डिफरेंस होना, विभव का अंतर हो गया, तब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएगा? बहने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तब यहां पर क्या होने लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन, जो भी बोलना चाहो, वो बहने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। क्लियर है? अब क्या होगा? तो भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर से ऐसा बहने लग जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? और इस तरह से क्या होता है? चार्जेस फ्लो होते हैं, और इन्हीं चार्जेस के बहने के प्रभाव, इफेक्ट को हम लोग करंट कहते हैं, वरना इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कब कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ध्यान देने वाला चीज क्या है? तो ध्यान देने वाला चीज ये है बच्चों, ध्यान देने वाला चीज क्या है? तो देख लो, मैं क्या बोल रहा था, किस तरह से ये करंट फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, देख रहे हो? यहां पर नेगेटिव में जो है इस तरफ, हाँ ज्यादा पीछे आगे आगे आगे, ये देखो, नेगेटिव में कुछ एनर्जी है और पॉजिटिव में वो एनर्जी नहीं। भाई जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में प्रेजेंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पर नेगेटिव रहेगा, जहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट है वहां पर क्यों नेगेटिव रहेगा? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी बहुत ज्यादा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, कभी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर एनर्जी कम, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से बहने लगता है। अब जब ऐसे बहने लगता है तो क्या होता है, देखते हैं। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बहने लग जाते हैं, है ना बच्चों, कहा गया हमारा पेन? हमारा पेन इधर है,
ऐसे बहने लग जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अभी तक के मैंने करंट के डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया ना बच्चों, ठीक है, तो इसके कारण से करंट भी बहने लग जाता है। चलिए, तो फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को एक प्रॉपर डिफाइन करते हैं। किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए, किसी चार्ज को कोई भी एक जगह, ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एक जगह से कोई दूसरे एक जगह लाने के लिए जो भी कार्य, जो भी वर्क डन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इस कारण से इस पोटेंशियल डिफरेंस को या तो डेल वी या फिर वी से शो करके इसका फॉर्मूला हो जाता है W बाई क्यू। W यानी वर्क डन, किया गया कार्य, और Q यानी जिस चार्ज को मूव करा रहे, जिस आवेश को मूव करा रहे हैं, उस चार्ज होना आवेश का वैल्यू। तो अब हमारा W बाई क्यू फॉर्मूला है, तो W का यूनिट क्या होता है भाई? W का यूनिट होता है जूल, और Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम, या फिर इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। होप आप लोग को समझ में आया होगा। मेरा क्लास अंत की ओर है। हमारा टाइम जो है 11:10 हो गए हैं, और अब हमें जो है बहुत जल्द विदा लेना है। तो बच्चों, मैं आज देख लेते हैं, इससे कनेक्टेड टॉपिक तो नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूं। और अब अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का डाउट है, तो मुझे जल्दी से मैसेज करते जाइए, क्योंकि मैं अगला 5 मिनट सिर्फ आप लोग का डाउट क्लियर करूंगा। प्लीज टीचर्स, अगर आप लोग को लगता है कि मेरे क्लास में किसी भी तरह का डाउट है, तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे, जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे कि सर यहां पर डाउट है। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। साथ में समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी मैसेज करेंगे। पूरा 5 मिनट है हमारे पास में, पूरा 5 मिनट है हमारे पास में। जल्दी से मैसेज करेंगे। 11:10 हो चुका है। मैं बस आप लोगों के मैसेज का वेट कर रहा हूं बच्चों। टीचर्स प्लीज मुझे मैसेज करेंगे किसी भी तरह का डाउट हो, क्योंकि 11:11 हो चुके हैं और हमारा टाइम जो लगभग खत्म हो चुका है। 4 मिनट का समय है, और आप लोग चाहें तो मुझसे कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टीचर्स प्लीज मैसेज करेंगे। एसी और डीसी में कौन डेंजर होता है? कौन सा करंट डेंजर होता है? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में कौन सा करंट डेंजर होता है? तो बिल्कुल कभी ना कभी तो हम लोग ये मजा लेके देखे होंगे कि एसी और डीसी में कौन सा करंट जो है ज्यादा मजे देता है ना? तो चलिए उसको प्रूफ के साथ में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं जब डीसी करंट की बात करता हूं ना, तो 1 एम्पियर की बात करूंगा, लेकिन सेम चीज को अगर एसी में पढ़ूंगा ना, तो सेम चीज को एसी में कैसे पढ़ूंगा पता है? √2 IDC। हाँ, सेम चीज को मैं एसी में कन्वर्ट करूं, क्या हो जाएगा? √2 IDC। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। और इसको और ज्यादा अच्छे से लिखूं तो 1 + 0.414 IDC, या फिर लिखूं IDC + 0.414 IDC, या फिर 100% IDC और साथ में 41.4% IDC, यानी कि
जब एक आईडीसी की बात करूं तो उसके पास सिर्फ 100% करंट होता है, लेकिन जब मैं एसी की बात करूं तो उस 100% जो डीसी के पास होता है वो तो आईसी के पास होता ही है, साथ में 41.4% भी एक्स्ट्रा होता है। इस कारण से एसी करंट जो है डेंजरस होता है। मैंने सिर्फ मजे लेने के लिए यो बोला था कि भाई उसके मजे लेते हैं, लेकिन कोई बच्चा जो है ये नहीं करेगा, बहुत ही खतरनाक स्टंट है ये। और कोई क्वेश्चन प्लीज? 11:13 हो गया, मात्र 2 मिनट बचे हुए हैं। और टीचर्स और बच्चों प्लीज थोड़ा सा जल्दी, जो पूछना है बिल्कुल पूछे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। और कोई डाउट? 11:14 हो गए हैं। मात्र 1 मिनट बचा हुआ है। ओके, तो ये आपसे जो है विदा लेने का समय हो चुका है। होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं इस टॉपिक से आप लोग को बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर से जो है अब आप लोग को थोड़े से कनेक्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। तो अब आप लोग का काम ये है कि आप लोग जो है यहां पर से जो पूरा ध्यान लगा के पढ़ना शुरू करो। ऐसे भी आप लोग के अभी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, और हाफ ईयरली एग्जाम में गारंटीड है कि यहाँ पर से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के होप आप लोग मस्त हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, 11:15 हो चुका है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के आप लोग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सुरेखा मैम। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द। तब तक के आप लोग पढ़ाई करते रहो, क्योंकि यही समय है पढ़ने का और गढ़ने का। और गवर्नमेंट अगर आप लोग को इतनी सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग को अपने पढ़ाई को, अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।